तो देखिए सिस्टम की लाचारी की वजह से किस तरीके से आंसुओं का सैलाब उन परिवारों में इस वक्त देखने को मिल रहा है और लगातार ये सवाल बना हुआ है कि उनका हिसाब कब तक होगा, जिम्मेदार कौन है इसके पीछे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि हादसे के बाद एक्शन किस तरीके से लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर देखिए पल पल की जानकारी ले मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा एक्शन की बात करें तो जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 7 दिन में घटना की रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट भेजी जाएगी। लखनऊ के 80 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए हादसा जो है झांसी में हुआ है, लेकिन इसका असर लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है, जहां अगर बात करें 906 अस्पतालों की प्रशासन ने जांच की है, जिनमें से 301 के पास ही सिर्फ फायर एनओसी मिली है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ 301 के पास मिला है। और जो 605 अस्पताल है उनके पास कोई एनओसी ही नहीं है, जिसके बावजूद भी संचालित किया जा रहा है अस्पताल। और ये लाचारी, यही जो उदासीनता है, ये प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े करती है। तो एक तरफ झांसी में ये बड़ा हादसा होता है, तो दूसरी तरफ बात अब मणिपुर की करेंगे, जहां पर हालात है कि संभलने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते 1 साल से मणिपुर में हिंसा जारी है, तोड़फोड़, आगजनी, ये सब मणिपुर में मानो जैसे आम हो चुका है। सड़कों पर निकलते वक्त लोगों को डर लगता है। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि आखिर पूर्वोत्तर के हालात कब संभलेंगे। हत्या, तोड़फोड़ और आगजनी। मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर में हिंसा का दौर एक बार फिर लौट आया है। पिछले 1 साल से पूर्वोत्तर के इस इलाके में संघर्ष तो जारी ही था, लेकिन अब फिर से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र की सरकार का दोबारा AFSPA लगाना भी बिगड़ते हालात की तस्दीक करता है। मणिपुर के कई जिले इस समय कर्फ्यू की चपेट में हैं। इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया। हर सड़क और चौराहे पर तनाव जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इम्फाल में शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के आवास पर धावा बोला और जिरीबाम जिले में 3 लोगों की हत्या के लिए इंसाफ की मांग की। इम्फाल पश्चिम जिले के सगोल बंद इलाके में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी विधायक RK इमो के घर के सामने जमा होकर नारेबाजी की। इमो मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के दामाद भी हैं। प्रदर्शनकारियों ने 3 लोगों की मौत पर सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने की अपील की है। विधायकों के घरों पर भीड़ के हमले के बाद इम्फाल पश्चिम प्रशासन ने जिले में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। अभी हम इम्फाल के उरीपोक इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। कई जगहों पर टायर में आग लगा करके यहाँ पर शटडाउन जो डिक्लेयर किया गया था उसको इम्पोज किया जा रहा है। सिर्फ उरीपोक का नज़ारा नहीं है, ये पूरे इम्फाल में कई इलाकों में टायर जला करके लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन जिरीबाम जिले में 3 लोगों की हत्या के मामले में हो रहे थे। इन 3 लोगों के शव जिरी नदी में तैरते हुए पाए गए थे, जो कि उन 6 लापता व्यक्तियों में से एक थे जो सोमवार को जिरीबाम से गायब हो गए थे। आपको बता दें कि मणिपुर में कुकी मैतेई के बीच चल रही हिंसा को लगभग 500 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 237 मौत हुई, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने लगे हैं। करीब 11,000 FIR दर्ज की गई और 500 लोगों को अरेस्ट किया गया। इस दौरान महिलाओं की न्यूड परेड, गैंग रेप, जिंदा जलाने और गला काटने जैसी कई घटनाएं भी हुई। अब मणिपुर 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। पहाड़ी जिलों में कुकी है और मैदानी जिलों में मैतेई। दोनों के बीच अब सरहदें खींची हैं, जिन्हें पार करने का मतलब है मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो वाकई में जिस तरीके की तस्वीरें मणिपुर से सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली हैं, क्योंकि लगातार मणिपुर हिंसा की आग से झुलस रहा है। ऐसे में वजह क्या है, क्यों मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, वो वजह हम आपको बताते हैं। देखिए, मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग हो रही है कि मैतेई समाज को एसटी का दर्जा दिया जाए। हिंसा शुरू कब होती है? 3 मई 2023 से 1 साल लगभग होने को आ गया है। मौतें अब तक 200 से ज्यादा हो चुकी हैं हिंसा की वजह से। जिस तरीके से तोड़फोड़ आगजनी हो रही है, घायल लोग 1100 से ज्यादा की संख्या में हैं, जो कि घायल हो चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं। संख्या इतनी ज्यादा है। मणिपुर की आबादी की बात करें तो देखिए 38 लाख की आबादी है और ये आबादी इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रही है। हिंसा इतनी है, सड़कों पर तनाव इतना है कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैतेई समाज की संख्या की अगर आप इस आबादी से बात करेंगे तो 53% है। 38 लाख की आबादी में 53% मैतेई समाज है। नगा कुकी की बात करेंगे तो 40% है और ये इस वक्त बंटता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों समाज इस वक्त बंटते हुए नजर आ रहे हैं। एक पहाड़ों पर है तो एक मैदान में है, और जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि अगर इसकी रेखा को पार किया गया तो उसका मतलब सिर्फ मौत है। अगली खबर के लिए ऋतु का रुख करेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के राजधानी अबुजा पहुंच चुके हैं। वो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से इस दौरे पर पहुंचे हैं, G20 का सम्मेलन भी होना है ब्राजील में, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि 3 देशों का वो दौरा 16 से लेकर 21 नवंबर तक करने वाले, जिनमें नाइजीरिया भी है, ब्राजील भी है, गुयाना भी है। और इसके कई मायने इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान G20 सम्मेलन होना है। रिपोर्ट देखिए। Modi ji, you are welcome. जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नाइजीरिया में नमो नमो। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना 3 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नाइजीरिया पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा है। मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर नाइजीरिया में अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। आज हमारी खुशियों की कोई था नहीं है कि हम अप्रवासी भारतीयों के बीच में इतने दूर से नाइजीरिया अबुजा पधार रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत खुशी है कि आप ग्लोबल साउथ को जो लेकर साथ चल रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का जो आपका नारा है वो सिर्फ नारा ही नहीं, आप उसे सत्य रूप में एक करना चाहते हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आपके कार्यकाल में हम भारतीयों का जो सर गर्व से ऊंचा हुआ है, हम सदा उसके आभारी रहेंगे।